यस स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आपके लिए मैं आज बहुत खास वीडियो लेके आया हूँ। 12th क्लास कंप्यूटर साइंस का पेपर है 19 को, और उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन और आंसर्स जो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। 2 दिन 3 दिन आपके पास में है, आप उनको सुनना। और उसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे आपके, और मुझे मालूम है बहुत सारे लाइक्स भी आए हैं उसके अंदर, और आपने अप्रिशिएट भी किया है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है एक कि गिवन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो दो तरह के बताए हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर के एग्जांपल में आप स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनता है डिफाइन व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? इट इज़ ए पर्टिकुलर वे है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक पर्टिकुलर वे है डेटा को स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज डेटा को स्टोर करने का वे है, जिसके ऊपर अपन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, ऑपरेशंस अलाउ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्प्लेक्सिटी से, कि पहले कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी, होता क्या है। ये क्या एक अप्रोक्सीमेशन है ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट कितने स्टेप्स हमको चाहिए, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। और इट ऑल्सो डिसाइड्स परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। और ये दो तरह की होती है, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये दोनों आप लर्न करना अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका भी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब 3 केस होते हैं इनके, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस। अगर टाइम कम लग रहा है किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के अंदर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और स्पेस कम लगता है तो वो कहलाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब लेते हैं अपन अगला चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका एरे का। इसमें आपको व्हाट इज एरे, टाइप्स ऑफ एरे, 1D एंड 2D एरे, एरे का डिफाइन, ए लिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा इज नॉन एज एरे। 2 टाइप्स के होते हैं, 1D और 2D, उनका एग्जाम्पल, उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वो सारा को समझाना होता है, ठीक है ना। अब जैसे एक इसमें पूछ लिया कि सर्चिंग का भी, इसमें आपको दो तरह की सर्चिंग है, लीनियर और बाइनरी सर्च। क्वेश्चन आ गया कि लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या होगा, ठीक है। तो कब होगा? जब लीनियर सर्च में क्या होता है, हम सर्चिंग स्टार्टिंग से करते हैं। अगर जो एलिमेंट फाउंड कर रहे हैं वो या तो लास्ट में है या लिस्ट में ही नहीं है, तो वो वर्स्ट केस कहलाएगा। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। और लीनियर सर्च का जो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, वो ON+1 है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं है, केवल डायरेक्ट आंसर ही है, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ON+1, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज कैरेक्टर एरे, इट्स लास्ट कैरेक्टर इज नल। और इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं, CHAR डेटा टाइप लेते हैं अपन, वो आपको समझाना होता है इसके अंदर, वो भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्लास में एक क्वेश्चन और है, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगर हम एलिमेंट का साइज पहले ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले डिक्लेयर कर दें तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और अगर किसी भी एलिमेंट का साइज आफ्टर एग्जीक्यूशन अपन डिसाइड करें, वेरिएबल का साइज आफ्टर एग्जीक्यूशन अपन डिसाइड करें, दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसके लिए हम 3 फंक्शन काम में लेते हैं, मैलॉक, एलॉक और रीएलॉक। इनका छोटा छोटा प्रोग्राम है, वो आप देखना, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर के अंदर फंक्शंस भी है। strlen क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ, strcat स्ट्रिंग को कंबाइन करता है, strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करता है, ठीक है। तो ये सारे आपको फंक्शन करने हैं। इन सभी स्ट्रिंग के जो भी फंक्शंस है उनका जो हेडर फाइल है वो string.h होता है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। और बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में डिफरेंस क्या है, या बाइनरी सर्च बेटर क्यों है? क्योंकि बाइनरी सर्च में जो सर्चिंग होती है वो मिडिल पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है। और सर्चिंग 2 डायरेक्शन में होती है, मिडिल से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सर्चिंग अपन कर सकते हैं बाइनरी सर्च में। और लीनियर सर्च 1 डायरेक्शन में होती है, इसलिए बाइनरी सर्च बेटर देन लीनियर सर्च, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और व्हाट इज रिकर्शन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्शन, ठीक है। तो रिकर्शन के फंक्शंस आपको करने होते हैं कि रिकर्शन फंक्शन, जैसे एक प्रोग्राम आपके बुक के अंदर HCF फाइंड करना रिकर्शन के थ्रू, ठीक है, या फैक्टोरियल फाइंड करना रिकर्शन के थ्रू, फेबोनिची सीरीज फाइंड करना रिकर्शन के थ्रू। तीनों में से कोई प्रोग्राम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये एरे से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कई बार कि 1D और 2D एरे में मेमोरी एलोकेशन एड्रेस फाइंड करने का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट एड्रेस इन 1D एरे एंड इन 2D एरे। तो 1D एरे के अंदर एड्रेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, B+W × I - LB। ये एड्रेस फाइंड करने का 1D एरे में। और जो 2D एरे में उसमें 2 फॉर्मूले हैं, एक तो रो वाइज और एक कॉलम वाइज होता है, ठीक है। रो वाइज के अंदर B+W × N - I - LR प्लस ब्रैकेट में J - LC होता है रो वाइज में। और कॉलम वाइज में जहाँ पर N लगाया अपन ने वो हट जाएगा और M आ जाएगा, B+W × ब्रैकेट में I - LR
प्लस एम इंटू जे माइनस एल आर, ये कॉलम वाइज एड्रेस फाइंड करने का 2D एरे के अंदर, मैट्रिक्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब लेते हैं अपन अगला चैप्टर। ये स्टूडेंट थर्ड चैप्टर जो आपका वो सॉर्टिंग का है। व्हाट इज सॉर्टिंग आपको आना चाहिए। अरेंजिंग एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नॉन एज सॉर्टिंग, ठीक है। इसमें देखो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पूछते हैं कई बार, जैसे बबल सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मैं बता दूँ बबल सॉर्टिंग की और सिलेक्शन सॉर्टिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, O(n²), ठीक है। और ऐसे ही दो सॉर्टिंग और बता दूँ मैं आपको, मर्ज और क्विक सॉर्टिंग, उन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ब्रैकेट में n log n, ये दोनों की सेम है, मर्ज और क्विक की सेम है, बबल और सिलेक्शन की सेम है, ठीक है। और एक और आता है क्वेश्चन, विच इज़ बेस्ट सॉर्टिंग एंड वाई। तो क्विक सॉर्टिंग बेस्ट सॉर्टिंग होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सर्चिंग जो होती है वो फास्ट होती है, सॉर्टिंग जो फास्ट होती है, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म्स और है सॉर्टिंग के अंदर, वो आपको लर्न रखनी पड़ेगी। डिफाइन में आता है कई बार कि जैसे इन प्लेस सॉर्टिंग और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है? ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक जहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है सॉर्ट करते वक्त, वो कहलाता है इन प्लेस सॉर्टिंग। और नॉट इन प्लेस में उसका उल्टा हो जाएगा कि एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब सॉर्टिंग अपन करते हैं। जैसे एग्जांपल नॉट इन प्लेस का मर्ज सॉर्टिंग है, वो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होता है किसके अंदर? नॉट इन प्लेस के अंदर। और यहाँ पर जो इन प्लेस सॉर्टिंग है वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें सॉर्टिंग पूछते हैं, स्टेबल और नॉन स्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल और नॉन स्टेबल क्या होता है कि जैसे सपोज कोई एलिमेंट्स है 10, 12, 13, 5, 5, 9 इस तरह से, तो यहाँ पर 5, 9, 5 सपोज इस तरह से हैं, तो दो एलिमेंट सिमिलर है, तो जब अपन को सॉर्ट कर रहे हैं तो सिमिलर एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला 5 पहले आएगा, सेकंड वाला 5 बाद में आएगा, तो वो कहलाता है स्टेबल सॉर्टिंग। और नॉट स्टेबल में क्या होता है? इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, सेकंड वाला पहले आ गया, फर्स्ट वाला बाद में आ गया, वो होता है नॉट स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है ना। तो डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट, इट इज स्टेबल एंड चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट, दैट इज नॉट स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है। इस तरह आता है एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग। डिफाइन पूछते हैं इसके अंदर भी। इसमें क्या होता है? एडेप्टिव में क्या होता है कि अगर कोई कुछ एलिमेंट्स है जहाँ पर इस मालूम मैंने लिखा 3, 9, 2, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट कंटिन्यू ऑलरेडी सॉर्टिंग के अंदर है, तो यहाँ पर इनको एडवांटेज मिल रहा है ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स का। तो ऐसी सॉर्टिंग जहाँ पर ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स का एडवांटेज मिलता है हमें, तो वो कहलाता है एडेप्टिव सॉर्टिंग। और जहाँ एडवांटेज नहीं मिलता है वो कहलाता है नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग। इस तरह सिंपल डिफाइन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ये तो आपको बता सकते हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा सॉर्टिंग के अंदर 5 तरह की सॉर्टिंग आपके पास में है। और एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है सॉर्टिंग का, प्रोग्राम का टेक्निक समझाना होता है उसके अंदर, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक, मर्ज, ये 5 तरह की सॉर्टिंग आपके कोर्स के अंदर। लास्ट ईयर क्विक और मर्ज चॉइस में आई थी, क्विक सॉर्टिंग लास्ट ईयर भी आई थी, बिफोर लास्ट ईयर भी आई थी, ठीक है। तो इस बार सिलेक्शन, बबल सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा आने के 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। आपको इसमें पूरी टेक्निक समझानी होती है और प्रोग्राम भी बताना होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके अंदर, देखो कि इंसर्शन सॉर्टिंग में और सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है ना। तो इंसर्शन सॉर्टिंग में क्या होता है कि एलिमेंट्स एक्सचेंज विथ partially sorted array. In it sort element, insertion sorting sort the elements by exchanging an element with partially sorted array. और वहाँ पर selection में क्या होता है? It sort the elements by the smallest element search and remaining put it to correct position. यानी कि जो एलिमेंट है उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा पहले बाहर निकलेगा, ठीक है, फिर जो बच गए उसमें से फिर स्मॉलेस्ट बाहर निकलेगा, तो जो नया एरे बन रहा है वो सॉर्ट होता रहता है। ये सिलेक्शन सॉर्टिंग में होता है। इंसर्शन सॉर्टिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सिलेक्शन सॉर्टिंग जो होती है वो थोड़ी सिंपलर होती है, ठीक है। और एफिशिएंट होती है इंसर्शन सॉर्टिंग कंपैरिजन टू सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो ये डिफरेंस है इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्टिंग का, क्लियर। तो इस तरह की सॉर्टिंग के कुछ क्वेश्चन है जो बन सकते हैं थ्योरेटिकल। अब अगला चैप्टर लेते हैं अपन, देखो यस नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू दोनों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। पहला चीज़ व्हाट इज आता है कि व्हाट इज स्टैक, तो इट इज़ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हाट इज क्यू, इट इज़ ऑल्सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक वर्क करता है किसके ऊपर? लीफो मैनर पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है स्टैक, ठीक है। इससे रिलेटेड टर्म्स पॉप क्या होता है पूछते हैं। पॉप मीन्स रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, ठीक है। पुश क्या होता है? इंसर्ट एलिमेंट इनटू द स्टैक। ये
और ओवरफ्लो अंडरफ्लो होता है। ओवरफ्लो क्या होता है, स्टैक ऑलरेडी अगर फिल है और अपन उसके अंदर पुश ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लो होता है। ठीक है, अंडरफ्लो क्या होता है, अगर स्टैक पूरा खाली पड़ा है, ठीक है, और अपन उसके अंदर पॉप फंक्शन चला रहे हैं, यानी कि उसको खाली कर रहे हैं, खाली को खाली करना, तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्यू के अंदर आता है, क्यू में 2 एंड होते हैं, फ्रंट और रेयर। फ्रंट से एलिमेंट रिमूव होगा और रेयर पे एलिमेंट ऐड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्यू जो है फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे टिकट विंडो पे आप लाइन बना के खड़े हैं तो क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आएगा वो पहले फ्री होगा। ठीक है, और जो नया एलिमेंट आ रहा है वो लास्ट में ऐड होता रहेगा। ये क्यू का कंसेप्ट होता है। क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने को बोलते हैं एन क्यू और रिमूव करने को बोलते हैं डी क्यू। ठीक है, तो ये एन क्यू और डी क्यू इसके अंदर होता है। तो डिफाइन आती है स्टैक, क्यू, पुश, पॉप, ये आपको याद रखनी है, लर्न रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन आता है जैसे कि पुश और पॉप किस ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हैं स्टैक से रिलेटेड है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कई बार ये। ठीक है ना, और एक और उसमें क्वेश्चन देखते हैं बंदे को, बुक के अंदर मेरे पास बुक भी रखी हुई है। क्यू जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ठीक है, इनकी जो प्रोग्राम्स है वो भी आपको समझने हैं सारे कि क्या होता है। एक सर्कुलर क्यू आता है, सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से अटैच रहता है, एक पूरा सर्कल में क्यू रहती है। जैसे आप 10 बच्चे हैं, वो खड़े हैं सर्कल के अंदर पूरा, तो ये सर्कुलर क्यू हो गया। ठीक है, इससे आपको उसको एक्सप्लेन करना है एलिमेंट्स के थ्रू, एरे एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, अगला नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अपन। देखो अगला अपना लिंक लिस्ट है। ठीक है, लिंक लिस्ट में से क्वेश्चन आ गया व्हाट इज लिंक लिस्ट, तो इट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपको, क्योंकि आपके जो कोर्स के अंदर नॉन लीनियर है ही नहीं, केवल ट्री और ग्राफ आप एग्जाम्पल याद रखना, नॉन लीनियर का एग्जाम्पल ट्री एंड ग्राफ, बाकी सारा आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही। ठीक है, तो इट इज़ ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर एवरी एलिमेंट पॉइंट टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर हर एलिमेंट के पास में अगले एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, और एक एलिमेंट को यहाँ पर नोड कहते हैं। नोड के अंदर क्या होता है, एलिमेंट खुद होता है, नंबर खुद होता है, और अगले एलिमेंट का एड्रेस भी होता है। नोड के 2 पार्ट हो गए, डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट। क्लियर, 3 तरह की आपकी लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में जो नेविगेशन होता है वो केवल फॉरवर्ड होता है। ठीक है, और जो डबल लिंक लिस्ट है उसमें नेविगेशन जो होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ होता है, यानी कि सर्चिंग या जो भी ऑपरेशन होते हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो लास्ट आइटम है उसके पास में जो लिंक होता है, यानी एड्रेस होता है, वो फर्स्ट एलिमेंट का होता है, और फर्स्ट एलिमेंट के पास में जो लिंक होता है वो उसके लास्ट एलिमेंट का, यानी प्रीवियस एलिमेंट। तो फर्स्ट का प्रीवियस क्या हो गया, लास्ट, और लास्ट का नेक्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, इसमें एक बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि लिंक लिस्ट में किस टाइप का मेमोरी एलोकेशन होता है, तो वो होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एरे और लिंक लिस्ट में विच इज़ बेटर, एरे और लिंक लिस्ट में बेहतर कौन है, विच इज़ बेटर। तो एरे बेटर है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट एक्सेस करते हैं अपन वो फास्ट होता है। ठीक है ना, और एरे में जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है वो भी कम होता है, इसलिए एरे को बेटर माना जाता है। लेकिन आपको ये भी लिखना होता है इसके अंदर कि जो लिंक लिस्ट है उसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू एरे। लेकिन एक्सेस एलिमेंट का अगर आता है क्वेश्चन, यानी कि एक्सेस एलिमेंट जो होता है एरे के अंदर वो फास्ट, यानी कि एरे में सर्चिंग जो होती है वो फास्ट होती है बजाय की लिंक लिस्ट के। इस तरह आप एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ रिलेटेड टू लिंक लिस्ट। जैसे एक और क्वेश्चन आ गया कि इन विच डेटा स्ट्रक्चर वी यूज़ द कीवर्ड नोड, तो एग्जाम्पल सिंपल है, लिंक लिस्ट में यूज़ करते हैं अपन नोड। ठीक है, बताया मैंने भी आपको। तो ये लिंक लिस्ट के जो बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर ये पूछ लेते हैं हम। एक आता है हेडर लिंक लिस्ट क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं। तो हेडर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट कंटेन हेडर। हेड का मतलब ये होता है कि ऐसी लिंक लिस्ट जिसके में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो हेड, जैसे हेड के पास होता है। ठीक है ना, हेड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, एज वेल एज डबल लिंक लिस्ट, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जहाँ भी है वो हेडर लिंक लिस्ट कहलाता है। ठीक है, लेते अपन नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो अब तक का जो डिस्कस अपन ने किया था वो डिस्कस था डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी लैंग्वेज का। प्रोग्राम्स आपको सारे करने हैं उसके अंदर, सर्चिंग सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हमेशा आते हैं, आपको बहुत ध्यान से देख के जाना। अब लेते हैं अपन C++ का टॉपिक। जैसे पहला टॉपिक व्हाट आर टोकन्स, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज आर कॉल्ड टोकन्स। ठीक है, कोई भी वेरिएबल एक टोकन हो गया। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो रिजर्व वर्ड है जिसको अपन यूज़र अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम में नहीं ले सकता, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल अपन ने सिंपल सा ले लिया, वॉइड, मेन, इंट, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हम केवल लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, हमारे लिए यूज़ नहीं करते हैं।
ठीक है। एक होता है आइडेंटिफायर। क्या होता है, तो किसी भी वेरिएबल्स को या किसी भी टोकन को जो यूज़र नेम देता है वो आइडेंटिफायर होता है। नेम गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑल दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे मान लो मैंने इंट एक्स लिखा तो एक्स यहाँ पर आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। मैंने फंक्शन का नाम लगा void ऐड, तो ऐड यहाँ पर आइडेंटिफायर हो गया अपने फंक्शन को नाम, यानी कि वो नेम गिवन टू प्रोग्रामर यूज़र हम लोग को नेम देंगे वो, ठीक है, वो था आइडेंटिफायर, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, द कॉन्स्टेंट द वैल्यू आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज आर नोन एज कॉन्स्टेंट, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए अपन CONST कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, इंपॉर्टेंट कई बार आता है कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस कि यूनियन के अंदर यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं अपन, और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट STRUCT इस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेमोरी एलोकेटेड एज पर लार्जेस्ट मेंबर, यूनियन के अंदर जितने भी अपने एलिमेंट्स लिए जो लार्जेस्ट है वही उसका मेमोरी उतनी ही मेमोरी उसको एलोकेट होती है। जैसे मान लो आपने इंट फ्लॉट लिया है, ठीक है, कैरेक्टर इंट फ्लॉट लिया है, तो फ्लॉट का साइज 4 बाइट है तो उसको 4 बाइट ही एलोकेट होगी। और स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेमोरी एलोकेट फॉर ईच मेंबर, हर मेंबर को अलग अलग एलोकेट होती है। इंट को अलग 2 बाइट एलोकेट होगी, फ्लॉट को अलग होगी, डबल को अलग होगी, सबको अलग अलग एलोकेट होती है। तीसरा डिफरेंस, यूनियन के अंदर जो साइज होता है वो इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर। मैंने बताया 4 बाइट अगर लार्जेस्ट मेंबर है तो उसका साइज 4 बाइट ही रहेगा। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स सम ऑफ साइज ऑफ इट्स मेंबर। मान लो 3 मेंबर है, तीनों के डेटा टाइप का साइज कितना है, उन सबका टोटल जो होता है प्लस जो होता है वो स्ट्रक्चर का साइज होता है। जैसे मान लो कैरेक्टर लिया एक अपन ने, एक इंट लिया, एक फ्लॉट लिया, तो 1 बाइट कैरेक्टर का हो गया, इंट का 2 बाइट 3 प्लस फ्लॉट का 4, तो 7 बाइट्स उसको साइज अलोकेट हो गया। इसी केस में अगर यूनियन का देते हैं तो केवल 4 बाइट ही मिलेगा उसको, ठीक है। ये डिफरेंस था यूनियन और स्ट्रक्चर के अंदर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। तो ये दीज आर डेटा टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि अगर ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो अपन ने इंट फ्लोट को कंबाइन कर दिया तो ऑटोमेटिक वो फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा जो लार्जर है उसके अकॉर्डिंग, इट इज़ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, यूज़र प्रोग्रामर खुद फोर्सफुली या प्रोग्रामेटिकली कन्वर्ट कराता है डेटा टाइप का साइज किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, दैट इज एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। एक क्वेश्चन ये भी आपको बनता है, व्हाट आर एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, आप करके जाना, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछते हैं कई बार इस बारे कुछ क्वेश्चन के बारे में भी। एक देखो एक और क्वेश्चन आता है कई बार, उलझा हुआ सा क्वेश्चन थोड़ा सा है कि व्हाट इज रेफरेंस टाइप, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप क्या है, एक तरह से प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को अपन एलियास प्रोवाइड करें, ए रेफरेंस टू a type of variable that act as an alias to another variable। alias मतलब एक उसका उसी का दूसरा नाम, जैसे मान लो मेरा नाम संजय भी है, मेरा नाम एक और निकनेम भी है, ठीक है, तो वो alias प्रोवाइड रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कराते हैं अपन। रेफरेंस वेरिएबल के पहले अपन अगर एंड साइन लगाते हैं अपन, एड्रेस ऑफ, लेकिन उस केस में रेफरेंस ऑफ बोलेंगे उसको, तो वो रेफरेंस टाइप होता है। एग्जाम्पल ले, मान लो जैसे मैंने लिखा इंट एक्स और कर्ली ब्रैकेट में 5 लिख दिया मैंने, एक लाइन के, समझना ध्यान से अपना, ठीक है। सेकंड लाइन मैंने लिखा इंट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी एंड साइन वाई और कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया एक्स, तो यहाँ पर अब वाई जो है एक्स को रेफरेंस कर रहा है, क्लियर। तो अगर मैं सी आउट वाई करूंगा तो भी आंसर 5 आएगा, सी आउट एक्स करूंगा तो भी आंसर 5 आएगा, तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर। इसी का अगला अपन टॉपिक लेते हैं C++ का ही, C++ चल रहा है अपना। देखो अगला क्वेश्चन मान लो लेते हैं अपन कि इन C++ विच कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। तो न्यू कीवर्ड, सी में क्या था, मेलोक एलोक रिलोक था, यहाँ पर न्यू NEW जिससे अपन एलोकेट करते हैं, और डिलीट से अपन डिलीट करते हैं, और वहाँ पर फ्री था, सी लैंग्वेज में फ्री से अपन मेमोरी स्पेस फ्री करते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन 1 मार्क्स में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आता है कई बार। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है, A इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिख दिया मैंने B इक्वल टू 20 ब्रैकेट बंद प्लस 5, तो A की वैल्यू क्या होगी, वापस सुनना, A इक्वल्स टू ब्रैकेट में B इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट बंद प्लस 5 में A की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, B 20 को अलोकेट, फिर 20 में 5 ऐड होगा 25, देन A की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, तो 25 लिखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, ठीक है। इस तरह वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, तो ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, फिर बाद में जो ऐड हो रहा है वो हो जाएगा, देन लास्ट में जो लेफ्ट में है वेरिएबल उसमें वैल्यू अलोकेट हो जाएगी, ठीक है, स्टोर हो जाएगी, क्लियर। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का क्या होता है, व्हाट इज डिफाइन द ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रेसिडेंसी का मतलब ये सिंपल जनरल बात करें अपन कि मान लो मैंने लिखा 5 + 2 - 3 × 1,
तो यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करेंगे आप पहले, तो प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर ऑपरेटर्स मोर देन वन ऑपरेटर है तो वो कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, कौन से ऑर्डर में सॉल्व होंगे, दैट इज प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो किसी एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर्स है सेम प्रायोरिटी के, ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, तो वहाँ पर वो एसोसिएटिविटी डिसाइड होती है लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा या राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, दैट इज एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। तो बहुत माइनर डिफरेंस है प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन आ बनता है व्हाट आर एक्सप्रेशन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने बताया आपको अभी पहले भी कि एक्सप्रेशन के टाइप्स आपको सारे इंटीग्रल एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कैरेक्टर एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, वो सारा पूरा क्वेश्चन बनता पड़ा, तो आपको याद करना है इसको भी। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट डॉट वो होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। मान लो कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम है, हमें सी आउट एक्स करें या हमको ग्लोबल को अप्रोच करना है, तो आप सी आउट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देंगे और उसके आगे एक्स लगा देंगे, तो वो ग्लोबल को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आर यूज टू अप्रोच, यूज टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स को करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो और लूपिंग क्या होता है, लूप सारे आपको आना चाहिए, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन तीनों के सिंटेक्स आपको आने चाहिए, कैसे वर्क करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन कवर बन जाता है बड़ा, वो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन एक्सप्रेशंस विद एग्जांपल और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से अच्छे से देख के जाना। ये 11th में भी थे आपके और अभी 12th में भी समझना, इनको आते हैं कई बार, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जो आपने कई बार हर प्रोग्राम में आपने लूप को यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, अगला टॉपिक अपना लेता है सी प्लस के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनता है जैसे कि जो क्लास के मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो विजिबिलिटी मोड होता है वो क्या होता है, तो प्राइवेट होता है उनका बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और 3 तरह के विजिबिलिटी मोड है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो मेंबर होते हैं वो क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं अपन, प्राइवेट मेंबर को क्लास के अंदर ही एक्सेस होते हैं, और प्राइवेट मेंबर को अगर क्लास के बाहर अपने को अप्रोच करना है, बाहर कॉल करना है, बाहर एक्सेस करना है प्राइवेट मेंबर्स को, तो हमें फ्रेंड फंक्शन का यूज़ लेना पड़ता है। ठीक है ना, आता कई बार कि व्हाट इज़ फ्रेंड फंक्शन, तो इट इज़ द फंक्शन विद by the help of friend function we can access the private member of class from outside the class। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप फ्रेंड फंक्शन थ्रू प्रोग्राम भी आप जरूर करना, आता है क्वेश्चन कई बार। एक होता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है कि मान लो किसी फंक्शन को हमको बार बार कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, तो एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और वो ब्लॉक ऑफ कोड पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार में जब कॉल हो रहा है, जैसे मान लो फंक्शन का नाम है ऐड, उसको 10 बार कॉल किया तो 10 टाइम उसने मेमोरी यूज़ करा। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम मेमोरी यूज़ हुई वही मेमोरी से 10 टाइम का काम भी हो जाए, तो उसके लिए अपन इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन के पहले अपन इनलाइन कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, जिससे उसी मेमोरी स्पेस में वही कोड बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होगा कंपाइलर के लिए। ठीक है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको आता होगा अच्छी तरह से, ये आपको करना है। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन बनता है कई बार कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं, तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स को स्टैटिक कीवर्ड से अपन डिक्लेयर करते हैं। किसी भी फंक्शन के पहले अगर अपन स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक ऐड जैसे लगा दिया अपन ने, तो वो स्टैटिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, पहली बात। और स्टैटिक मेंबर जो होते हैं वो क्लास के किसी भी दूसरे मेंबर्स को, किसी भी दूसरे मेंबर फंक्शन को, किसी भी दूसरे स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल क्लास के नेम के साथ ही कॉल होंगे। मान लो क्लास का नाम मैथ्स है, तो मैथ्स के साथ ही वो मेंबर फंक्शन कॉल होगा, मैथ्स डॉट स्टैटिक फंक्शन का नाम, तब वो कॉल होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के। और 3 तरह के पब्लिक मोड आपको अच्छे से समझ के जाना है, उनका प्रोग्राम भी बनाना है, तीनों का यूज़ कैसे करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर, ये आपको आना चाहिए। कई बार इसके अंदर पूछ लेते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि पब्लिक कैसे यूज़ करना है, प्राइवेट कैसे यूज़ करना है, वो सब। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर आपका जो मैं बता दूँ क्या क्या आ सकता है, जो विजिबिलिटी मोड है उनको अपन एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। एक्सेस मॉडिफायर या विजिबिलिटी मोड, ये दोनों एक ही नाम है। आप और एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना है क्या है क्या नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक मेथड, एक फंक्शन है जो क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। ठीक है, ये आपको बताना होता है। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इन फंक्शन होते हुए भी इनके आगे वॉइड या इंट कुछ भी नहीं लगता है। और इम्पॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नाम सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रक्टर होता है, ये भी, इनका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्लास का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है, लेकिन इसके पहले एक टिल्ड साइन लगता है डिस्ट्रक्टर से पहले। ठीक है ना, विच डिस्ट्रॉय द ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है क्लास के मेंबर्स को। जैसे मान लो इंट एक्स इक्वल टू 10 लिखा, तो आप डायरेक्टली क्लास में इस तरह नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, उसके अंदर आप एक्स इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इनसे रिलेटेड प्रोग्राम भी आता है। कंस्ट्रक्टर 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर आपको, इनके प्रोग्राम आपके कोर्स में डायनेमिक नहीं है, शायद 3 ही आपके हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज। तो तीनों के प्रोग्राम है, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है, आपको करने आता है। कई बार क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर के बारे में समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन। डिफरेंस आ गया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अंदर, वो भी आपको बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है ना, तो ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर पे एक ही ऑपरेंड अप्लाई होता है, बाइनरी पे 2, जैसे x प्लस वाई, तो x और y 2 हो गए, प्लस एक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया हुआ भी पहले एक बार 2-3 साल पहले, कि विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोड। तो इसमें देखो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एक तो डॉट, एक स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मार्क और एक एस्टेरिक जो पॉइंटर है, और एक साइज ऑफ। ये सारे ऑपरेटर्स को अपन ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर को डिफरेंट मीनिंग देना विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर कीवर्ड। क्वेश्चन आ गया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कौन सा कीवर्ड काम में लेते हैं, ऑपरेटर कीवर्ड काम में लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो क्वेश्चन एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गया इसका कि वी कैन नॉट चेंज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। क्लियर? और वी कैन चेंज टोटल आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑपरेटर, वी कैन पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन गया कि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते। तो उसके अंदर तो एक तो आएगा आपका इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, एक आएगा सब स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है। ठीक है, उसको अपन ओवरलोड नहीं कर सकते फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, और एक पैरेंथेसिस। इन तीनों को हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, एक आ गया यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए जो हम कितने आर्ग्यूमेंट लेता है फंक्शन। जब अपन यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो कितने आर्ग्यूमेंट लेता है फंक्शन। ठीक है, तो 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। क्लियर? बाइनरी में भी 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है ना, तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आर्ग्यूमेंट जो है, सॉरी, बाइनरी में 2 लेगा, यूनरी में 1 आर्ग्यूमेंट लेगा। क्लियर? ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रोग्राम भी आता है, एक्सप्लेन, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड, प्लस माइनस, किसी का भी आ सकता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाना आप। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें सिंटेक्स जरूर करके जाना। ऑपरेटर फंक्शंस को ओवरलोड करने के लिए क्या प्रोटोटाइप आप यूज़ करते हैं, क्या फंक्शन सिंटेक्स यूज़ करते हैं, वो आपको लर्न करके जरूर जाना है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसके अंदर है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक प्रोग्राम बनाओ जो यूनरी या बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सके। ये क्वेश्चन करके जाना आप, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट होता है अगला C+ के अंदर इनहेरिटेंस है। कंफर्म क्वेश्चन है इनहेरिटेंस का भी। इसमें से 5 टाइप के इनहेरिटेंस आपको याद करने हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और हायरार्की इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है इसका, इनका डिफाइन करके जाना कैसे, और उनका जो डायग्राम जरूर बनाना। सिंगल लेवल है तो आपको 2 क्लास बना दी, A एरो B, सिंगल लेवल का हो गया। ठीक है, तो 5 के 5 डायग्राम वो अच्छे से करके जाना। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है, सिंगल लेवल में या मल्टी लेवल में, किसी के अंदर भी। ठीक है ना, और क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनहेरिटेंस से पहले अपन जो क्लास रेडी करते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं, यानी कि बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास तीनों एक ही नाम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है मैंने बताया आपको, प्राइवेट होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस। देन इसमें और
डिफाइन सारी इनहेरिटेंस की है वो आपको करना है, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार, वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसी बेस क्लास जिसके अंदर अपन वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वो वर्चुअल बेस क्लास होती है, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, उसको अपन डिक्लेयर कैसे करते हैं, वर्चुअल वॉइड फंक्शन का नाम और इक्वल टू अगर अपन ने ज़ीरो लगा दिया तो वर्चुअल फंक्शन बन गया, ठीक है। और इन्हीं को अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं। ऐसी क्लास जिनमें वर्चुअल फंक्शन होता है वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वर्चुअल फंक्शन मतलब ये होता है कि अपन केवल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं अपन, ठीक है। केवल फंक्शन का नाम ही है, एक रिजर्व के लिए अपन फ्यूचर में यूज़ करें तो उसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो डाल दी हमने, ठीक है। तो वो होते हैं वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। मतलब कि हमको क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, कई बार केवल फंक्शन की ज़रूरत होती है, उसके नाम की ज़रूरत होती है हमें, तो उसकी वैल्यू अपन इनिशियल कर देंगे ज़ीरो, दैट इज़ वर्चुअल फंक्शन। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू C++। अब लेते हैं अपन DBMS के बारे में। ये स्टूडेंट्स DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज डेटाबेस आता है तो एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज नॉन एज डेटाबेस, ठीक है ना। और डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए हमको DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स अपन बात करें डेटाबेस DBMS के, तो ओरेकल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ ने बना रखे हैं। ओरेकल का जो प्रोडक्ट है वो है इसके अंदर आपका SQL 9i 10g 8i, ये सारे ओरेकल के प्रोडक्ट हैं। मैं बता रहा हूँ कि DBMS के एग्जांपल्स, उसके अंदर SQL डेटाबेस, MS एक्सेस, ये सारे इनकी कंपनीज के नाम बता रहा हूँ। SQL की जो कंपनी है वो ओरेकल है, ठीक है ना। एक है डेटाबेस DB, ठीक है ना, DB8 इसका वर्जन है, तो और उसका जो कंपनी है वो IBM है। एक माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है MS एक्सेस, SQL सर्वर, ठीक है ना, MySQL। तो ये सारे प्रोडक्ट है DBMS के, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस आता है DBMS के। एडवांटेज में पहला एडवांटेज है DBMS जो है वो डेटा की डुप्लीकेसी को रोकता है, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करता है, ठीक है, डेटा को अपन शेयर कर सकते हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये सारे इसके एडवांटेजेस है। आर्किटेक्चर भी आ सकता है इसके अंदर। लेवल्स, एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ डेटाबेस, इस नाम से कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ डेटाबेस। तो उसमें आपको लेवल्स ऑफ डेटाबेस 3 लेवल है, व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल, उनको एक्सप्लेन करना होता है इसके अंदर आपको, ठीक है। रिलेशनशिप में 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी समझाना होता है। डेटा मॉडल्स क्या है, 3 तरह के, रिलेशनल मॉडल, हायरार्की मॉडल और नेटवर्क मॉडल। रिलेशनल मॉडल में केवल 2 ही होता है, 1 to 1 और 1 to many। हायरार्की में केवल 1 to many होता है और नेटवर्क में सभी तरह के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कई बार बन जाता है जो बुक में कहीं दे रखा आपके कि स्टेप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। क्लियर। तो उसमें देखो पहला केवल स्टेप लिखना है एनालिसिस, दूसरा आपका होता है रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन, तीसरा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फोर्थ स्टेप स्कीमा रिफाइनमेंट और फिफ्थ होता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, यानी कि देखो स्कीमा और इंस्टेंस में डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं। स्कीमा मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब हमने टेबल क्रिएट कर दी, उसके कॉलम्स क्रिएट कर दिए, वो एक डेटा टाइप डिसाइड कर दिया, कंस्ट्रेंट डिसाइड कर दिया, वो सारा स्कीमा होता है। अब एट द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इन डेटाबेस, दैट इज डेटाबेस इंस्टेंस। क्लियर। वो होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम डेटा को स्टोर करना डेटाबेस के अंदर आफ्टर स्कीमा, ठीक है, दैट इज डेटाबेस इंस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखना आप इन चीज़ों को, ये डिफाइन कई बार कीज़ आपको याद रखना है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक कंपोजिट की भी कई बार आ जाता है, आप सुन लो एक बार उसको भी। 2 और मोर एट्रीब्यूट्स यूज एज ए की इज कॉल्ड कंपोजिट की। 2 और मोर की आर यूज एज ए की आर नोन एज कंपोजिट की। आप उसको कैंडिडेट की से मत लेना क्योंकि कैंडिडेट कीज़ में भी कंबाइन करते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी कीज़ नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी की के साथ में नॉन की एट्रीब्यूट कंबाइन करते हैं अपन कैंडिडेट कीज़ में। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा की को अपन कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। ये भी आप याद करके जाना। ER मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उसके सारे जो फिगर्स हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, किस टाइप का एट्रीब्यूट उसके अंदर होता है, वीक एंटिटी क्या होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स के टाइप क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, मल्टी वैल्यूड क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, ये सारा आपको लर्न करके जाना है, ठीक है।
एक्सप्लेन ईआर मॉडल में आपको सब कुछ समझाना होता है, एग्जाम्पल भी समझाना होता है, ठीक है। देन आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस, एक टेक्निक है जिसके अंदर अपन डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और एक परफेक्ट डेटाबेस तैयार करते हैं। डेटाबेस में डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हैं, या यूँ कहीं अपन लार्जर टेबल्स को या कॉम्प्लेक्स टेबल को स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो पूरा आपको लर्न करना नॉर्मलाइजेशन, मैं आपको यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में 2 रूल है, वो आपको बताना, और नॉर्मलाइजेशन आपको टेबल बना के ही एक्सप्लेन करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एसक्यूएल के बारे में पूछते हैं, व्हाट इज़ एसक्यूएल, तो आपको समझाना होता है एसक्यूएल क्या होता है। ये एक DBMS है, ठीक है, जिसमें अपन डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। इसमें डेटाबेस क्रिएट और डिफरेंट ऑपरेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। और इट वॉज डेवलप्ड एट IBM सेंट जॉर्ज रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर इसको डेवलप किया था 1986 के अंदर, ठीक है ना। और आंसी ने इसको पब्लिश किया था, आंसी मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसको 4 सब लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है। तो आपको 3 लैंग्वेज ही ध्यान रखना है इसके अंदर, DDL, DML और DCL, ठीक है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। और दूसरा DML, जो सेलेक्ट कमांड है आपको DML के अंदर ही आएगा, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट। तीसरा आपका DCL, क्वेश्चन ये भी आता है एक्सप्लेन DML कमांड्स इन डेटाबेस या इन DBMS, तो आपको इसमें इंसर्ट अपडेट और डिलीट एंड सेलेक्ट कमांड को एक्सप्लेन करना है। DQL को इसमें हटा देना है। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसमें एक सेलेक्ट कमांड अलग से आता है, लेकिन हम इसको तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग DML में इंक्लूड कर रहे हैं इसको, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप्स आप बता सकते हैं, वेयर केयर होता है, इंट होता है, डेट होता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट 5 तरह कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट है, नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी कंस्ट्रेंट है, वो आपको लर्न करके जाना है कि कंस्ट्रेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल और जॉइन इन SQL, वो आपको करके जाना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल से ही समझाना उसको क्या है क्या नहीं। ग्रेंट और रिवोक कमांड में डिफरेंस बताना है। ग्रेंट कमांड क्या करता है? परमिशन देता है यूज़र को डिफरेंट प्रिविलेजेस, डिफरेंट राइट्स के लिए, और उन्हीं परमिशन को रिमूव करने के लिए अपन रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये ग्रेंट और रिवोक का होता है। देन लाइक कमांड एक पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आपको करने हैं, एवरेज, मीन, मैक्स, सम, काउंट और काउंट स्टार, ये आपको लर्न करने हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, क्लियर। जॉइन आपको बता दिया मैंने, अच्छे से करके जाना है। फंक्शंस भी आपके इसके अंदर है, वो फंक्शन भी आपको करके जाना है। और इसके अलावा देखो कुछ फंक्शन और, जैसे ग्रेटेस्ट फंक्शन आ गया, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या है? सिंपल ग्रेटर वैल्यू निकालेगा, स्मॉलेस्ट स्मॉलर वैल्यू निकालेगा, ठीक है। एक फंक्शन आता है ASCII फंक्शन आता है, ASCII, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ASCII फंक्शन किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू देगा। जैसे आपने लिखा ASCII ब्रैकेट में A लिखा, तो इसका आंसर 65 देगा कि A की ASCII वैल्यू 65 होती है, ठीक है। तो ये एक बिन फंक्शन था, BIN, बाइनरी फंक्शन इसके अंदर होता है, वो बाइनरी वैल्यू देगा। जैसे आपने लिखा बिन ब्रैकेट में 2 लिखा, तो 2 का बाइनरी वैल्यू 10 होता है, तो वो 10 इसका आंसर दे देगा 10, ठीक है। ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, तो आपको ये लर्न करके जाना है ये भी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ सेट ऑपरेटर्स इसके अंदर है। सेट ऑपरेटर्स में यूनियन सेट ऑपरेटर है। यूनियन क्या करता है कि 2 टेबल्स में 2 टेबल लेनी है आपको, 2 टेबल बनानी है आपको, उसमें एक कॉलम जो कॉमन रखना है, उसकी वैल्यूज़ कुछ कॉमन रख लेना जैसे, और कुछ वैल्यू अनकॉमन रख लेना। तो यूनियन क्या करेगा? दोनों टेबल्स में, यानी कि मोर देन 2 और मोर देन 2 सेलेक्ट कमांड को अगर अप्लाई करना आपको, तो यूनियन का यूज़ करते हैं। पहले आपको ये लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। और जैसे आपने लिखा सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, यूनियन अगेन लिखा सेलेक्ट क्लास फ्रॉम क्लासेस, तो दोनों में क्लास कॉमन है, तो उनमें जो रिपीट हो रहे हैं उनके अलावा सबको ले लेगा, कॉमन को भी ले लेगा। लेकिन मान लो दोनों टेबल के अंदर 7 क्लास रिपीट हो रही है, तो वो 7 को एक बार ही लेगा, यूनियन, ठीक है ना। ये यूनियन का होता है मतलब, ठीक है। इसके अलावा इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट कमांड इसी तरह काम करता है जैसे यूनियन काम करता है। 2 या 2 से ज़्यादा सेलेक्ट कमांड के लिए भी इंटरसेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट इंटरसेक्ट सेलेक्ट क्लास फ्रॉम क्लासेस, ठीक है। तो फ्रॉम का टेबल का नाम है, तो दोनों क्लास में जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेगा, अनकॉमन को रिमूव कर देगा इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट का यूज़ है, ठीक है ना। और एक्सेप्ट कमांड क्या करता है? इट डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेलेक्ट कमांड विच आर नॉट अवेलेबल इन सेकंड टेबल, ठीक है। जैसे लिखा सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट एक्सेप्ट सेलेक्ट क्लास नेम क्लास फ्रॉम क्लासेस, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्लास है वो सेकंड टेबल में नहीं है, केवल फर्स्ट में ही है, उन्हीं को शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑपरेटर्स है जो आपको करके जाने हैं अच्छी तरह से। ठीक है ना। एक कई बार आता है कि इन टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी, तो एंटिटी इंटीग्रिटी समझानी होती है आपको। एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है कि आपको प्राइमरी की एक्सप्लेन करनी होती है। समझ गए आप, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये आपको समझानी है। एंटिटी इंटीग्रिटी में आपको प्राइमरी की पूरी तरह एक्सप्लेन करनी है कैसे होती है टेबल बना के, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आपको फॉरेन की एक्सप्लेन करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और मान लो आगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स बताओ, तो वही जो सी में रिलेशन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, यहाँ पर AND OR NOT ऐसे यूज़ करते हैं, सिंबल नहीं है एंड और नॉट के। ठीक है, वहाँ पर सिंबल है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए हैं। आप आई होप आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम देंगे, अच्छा पेपर करना, और जिस दिन पेपर होगा उसी दिन मैं शाम को उस पेपर का सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे डालूंगा। आप जुड़े रहिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट्स आपके चाहिए मुझे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा पेपर करना।